अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। तो याद रखिएगा, गैसियस एक्सचेंज में गैसेस का एक्सचेंज होगा, यानी गैसेस में कौन कौन से आते हैं। एक तो ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सारे कंपोनेंट्स हैं गैसेस के। अब ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये एल्वियोलाई में हो रहा है। तो अब यही देखेंगे कि एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है और एल्वियोलाई क्या चीज़ है, ये हम आपको बताते हैं। ये देखें, एल्वियोलाई हमने कहा था लंग्स के सबसे इंटरनल जो है बैलून टाइप सेक्स ऐसी थैलियाँ होती हैं जहाँ कैपिलरीज होती हैं ब्लड वेसल्स की, और यहाँ ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एल्वियोलाई हैं, ये आप देख सकते हैं, एल्वियोलर सेक्स इन्हें कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर यानी गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो याद रखिएगा, ये एल्वियोलाई में हो रहा है। ऑक्सीजन ब्रॉट बाय एयर। अब जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है उसको कौन लेके जाएगा? टेकन अप बाय द हीमोग्लोबिन। इसको हीमोग्लोबिन लेके जाता है ऑफ आरबीसीज। तो याद रखिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि रेड ब्लड सेल्स या जिन्हें आरबीसी कहते हैं, वहाँ ये प्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, एयर से लेगा और लेके वहाँ ब्लड में शामिल कर देगा। और फिर क्या होगा, यही हीमोग्लोबिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रॉड बाई ब्लड इज़ गिवन आउट टू द एयर। जो ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर एयर में शामिल कर देगा, प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई। यानी एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो दोबारा बाहर एयर में जाएगी। और गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। डिफ्यूजन हमने बताया था स्टूडेंट्स, वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को डिफ्यूजन कहा। तो गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, विच बिकम्स पॉसिबल एट दिस लेवल। और ये यहाँ पे मुमकिन होता है बिकॉज बोथ अल्वियोलस एंड ब्लड कैपिलरीज। अल्वियोलस हमने समझाया था लंग्स के वो छोटे छोटे सेक्स, और कैपिलरीज वो छोटी ब्लड वेसल्स किसकी, जो ब्लड को सप्लाई करती हैं, खून की सबसे छोटी नालियाँ ब्लड कैपिलरीज कहलाती हैं। और ओनली वन सेल्स लेयर्ड इन थिकनेस। यानी ये सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आके एक ही लेवल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो जाती है डिफ्यूजन के। स्टूडेंट्स, बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। याद रखिए, कंपोजिशन कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कोई भी चीज़ जिसके अंदर जो मिक्सचर के अंदर पाए जाने वाले अज्जा, उसको उसकी कंपोजिशन कहा जाता है। यहाँ हम किसकी कंपोजिशन देखेंगे, जो इंस्पायर्ड, जो इनहेल हो रही है, जो टेकन इन हो रही है एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में, उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। और वो गैस जो रिमूव हो रही है फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायर्ड एयर। तो एयर इन सब का कंपोजिशन है, याद रखें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। तो अब इनकी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे या फ़ीसद देखते हैं कि इसकी कितनी कंपोजिशन है। यानी ऑक्सीजन जो इंस्पायर्ड एयर है वो उसमें कितनी है और एक्सपायर्ड एयर में। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन 21% है इंस्पायर्ड एयर में, और फिर ये एक्सपायर कितनी होती है, 16%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, ये बॉडी के लिए नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसका रेशो कम है, 0.03, और ये एक्सपायर हो रही है 4%। जबकि नाइट्रोजन क्या है, 79% पाई जाती है इंस्पायर्ड एयर में, और एक्सपायर्ड एयर में भी उतनी ही है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए नहीं चाहिए, तो जितनी नीड है वहीं वापस निकल जाती है। वाटर वेपर्स वेरिएबल ने, और ये सेचूरेटेड होती है, सेचूरेटेड यानी इसमें वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसे सेचूरेटेड कहा जाता है। टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर में यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना होता है, और एक्सपायर्ड एयर से जब ये निकलता है तो वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है।
तो ये था यानी कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर। एयर यानी एयर से मुराद ये सारे कंपोनेंट्स हैं। फिर इनके परसेंटेज हमने देख ली कि इंस्पायर्ड एयर में क्या है और एक्सपायर्ड एयर में कितनी इसकी परसेंटेज है। तो अब यहाँ पर देखें, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इफ पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। यानी अगर CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो लाइम वाटर है या CaCO3 या जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं वहाँ से जब गुजारेंगे तो ये मिल्की हो जाएगा, दूध के जैसा। दिस इज़ एविडेंट, इससे क्या पता चलता है? थ्रू एक्सपेरिमेंट ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पर, इससे ये पता चलता है when one exhales air through lime water containing apparatus, जब कोई एक्सहेल करेगा एयर को वहाँ से, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन बी इफ़ एटमॉस्फेयर एयर इज़ पास थ्रू, जब इस एटमॉस्फेरिक एयर को पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर द लेटर रिमेन्स अनचेंज, वो क्या होगा? अनचेंज रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ इन्होंने किया था। उस एक्सपेरिमेंट के लिए कॉर्क लिया इन्होंने। कॉर्क ये इसके ऊपर का ढक्कन है और ये ग्लास ट्यूब कहलाता है। और ग्लास ट्यूब के अंदर जो हमने सॉल्यूशन था वो लाइम वाटर का था और इसमें सिरिंज के थ्रू ये इंसर्ट किया गया और यहाँ से जो है ना एयर को एक्सहेल किया गया, निकाला गया। तो यहाँ पे वो मिल्की हो गया इसकी, यानी दूध जैसा हुआ। यहाँ पे उसका अपीयरेंस जैसे था उसी तरह का रहा, चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ ये डिमॉन्स्ट्रेशन की गई है ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला इसके मिल्की होने से कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक्सपायरेशन के दौरान रिलीज़ हुई है, ये पता चला। रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीथिंग किसे कहते हैं? ऑक्सीजन के, यानी टू टेक इन ऑक्सीजन। तो ब्रीथिंग लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री स्टूडेंट्स आपको पता है वो प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है हमारे ब्रेन का। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली। याद रखिएगा ये जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है यानी इसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। यानी ये रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इफ़ पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो याद रखें यहाँ पे क्या हुआ था? मिल्की हुआ। इससे पता चला कि जो एक्सपेरिमेंट ए था, व्हेन वन एक्सहेल्स थ्रू लाइम वाटर कंटेनिंग apparatus, लाइम वाटर टर्न मिल्की, जबकि बी में एटमॉस्फेरिक एयर को पास किया वहाँ क्या हुआ? लाइम वाटर द लेटर रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रहा। तो ये आप देख सकते हैं ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ये रेगुलेट होता है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो आज हम देखेंगे यानी ये जो परसेंटेज है ब्रीथिंग की रेस्ट में, जब हम रेस्ट में होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते या एक्सरसाइज जब करते हैं तो ब्रीथिंग पे क्या असर होता है इसकी परसेंटेज पे, तो ये देखते हैं। तो पहले याद रखिएगा ब्रीथिंग इज़ लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इनवॉलेंट्री प्रोसेस स्टूडेंट्स ऐसे यानी प्रोसेस को कहा जाता है जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि ब्रीथिंग को यानी हमारे ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। याद रखिएगा ये जो रेट है ब्रीथिंग की वो चेंज करती है ऑटोमेटिकली, वो डिपेंड करती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस कैसे हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग एक्सरसाइज, एक आदमी है जो एक्सरसाइज करता है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है, तो वहाँ रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज़, वहाँ ये रेट बढ़ जाएगा, इसकी शरह बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल्स, क्योंकि वहाँ मसल्स क्या करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, तो इसलिए ज़्यादा कंज्यूम होगी, इस्तेमाल होगी ऑक्सीजन। दस ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हिज ब्लड, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, विल कॉज एन इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। इफ़ एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट, इसी तरह वो मज़ीद एक्सरसाइज करता रहे, द मसल्स सेल्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, तो वहाँ मसल्स क्या करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे विदाउट ऑक्सीजन के, यानी बग़ैर ऑक्सीजन के जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं, इट इज़ टर्म्ड एज एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ए रिजल्ट ऑफ दिस, अब इसके नतीजे में क्या होगा, लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन द मसल्स रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा मसल्स में, बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, जमा हो। इसकी इट कॉजेज पेन, इसकी वजह से दर्द रहने लगता है, एंड क्रैम्प्स इन नॉर्मल मसल्स, और यानी मसल्स अकड़ भी सकते हैं या जकड़ सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आपने कम करना है लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, इसके लिए एडिशनल अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन की, विच इज़ टर्म्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ, इसको ऑक्सीजन डेप्थ भी कहा जाता है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू डीप ब्रीथ, फिर हम क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, उसको गहरे गहरे सांस लेते हैं और तेज़ी से, इस तरह से दोबारा क्या होता है, यानी दोबारा बॉडी रेस्ट के फॉर्म में आती है और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, उसको फिर हम कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये रेट ऑफ ब्रीथिंग का टॉपिक आपका पूरा हो गया।